Good morning, class 7. This is your lecture number 2 of chapter number 26. Powers and functions of legislature. कल हम लोगों ने स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पावर और फंक्शंस क्या हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेड होते हैं, और कल बताया था आपको, उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनके मेनली 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है ये दोनों पावर्स आपके लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो सबसे पहली बात आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, विधायी शक्तियां जो हैं, असेंबली जो है उसको एम्पावरमेंट किया गया है कि वो लॉ बना सकती है जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए हैं और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उन पर लॉ बना सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय आपकी जो शक्तियां हैं उसकी। असेंबली एंजॉय करती है सुप्रीम अथॉरिटी को, ठीक है, पास करने के लिए स्टेट का बजट कि कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, कहाँ से पैसा आएगा, रेवेन्यू कितना होगा, टैक्स कितना होगा, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। मनी बिल को पास करना, नए टैक्सेस को लगाना, सैलरीज को फिक्स करना, जो आपके लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे उनकी, सभी मनी बिल जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से आपका मनी बिल एक लॉ बनता है। ठीक है, प्रपोजल जो होता है लॉ के लिए उसे बिल कहा जाता है, यानी जब भी कोई लॉ बनता है उससे पहले जब वो असेंबली में रखा जाता है तब तक वो लॉ नहीं होता, तब उसे बिल कहा जाता है। ठीक है, 2 टाइप के बिल होते हैं, मनी बिल होता है और नॉन मनी बिल होता है। मनी बिल जो है केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि नॉन मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी एक में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो मनी बिल नहीं है। ठीक है, एक बार बिल को डिस्कस किया जाता है और दोनों जो हाउसेज हैं उसको अप्रूव कर देते हैं, फिर ये गवर्नर के पास भेजा जाता है साइन करवाने के लिए, और जब गवर्नर इस पर सिग्नेचर कर देता है तब ये बिल हमारा फिर लॉ बन जाता है और पूरे स्टेट पर लागू हो जाता है। ठीक है, अब आता है कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस तरीके से उनकी पावर पर कंट्रोल किया जाता है। असेंबली जो होती है वो कंट्रोल करती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं असेंबली के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स के, पॉइंट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं, डिमांड कर सकते हैं उनके रेजिग्नेशन की, किसी भी मिनिस्टर की, या पास कर सकते हैं आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, और पूरी एंटायर मिनिस्ट्री को रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपकी विधान परिषद की बात करते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन जैसा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है वो अलग तरीके से चुना जाता है। ठीक है, जो काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज से, टीचर्स से, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स उनको चुनते हैं, जैसे अभी वोट पड़े थे विधान परिषद के। ठीक है, 1/3 इसके मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द स्टेट असेंबली। कुछ मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करता है अपनी तरफ से, जिनकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा होती है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो रिनोन्ड होते हैं स्टेट के अंदर, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो अब आता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। क्वालिफिकेशन जो है वह सेम ही रहती हैं जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट द लोअर एज लिमिट हियर इज 30 ईयर्स। यहाँ पर लोअर एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स की है, कि 30 साल का इंसान को होना चाहिए, और जबकि एमएलए के लिए 25 साल की उम्र। ठीक है, तो टर्म जो होता है ये एक परमानेंट बॉडी है और डिसॉल्व नहीं होती है आपकी काउंसिल, तो इसके लेकिन 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल बाद आपके रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और हर मेंबर का टर्म जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। ऑफिसर्स की बात करें
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपने चेयरमैन को इलेक्ट करती है और डेप्यूटी चेयरमैन को अपने ही लोगों में से। ठीक है, अब आता है पावर्स एंड फंक्शंस। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और इवन फॉर द ऑर्डिनरी बिल के लिए भी इट इज़ द बिल, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की इच्छा होती है, ठीक है, कि वो उसको इंट्रोड्यूस विधान परिषद में करवाए। ठीक है, ये डिले कर सकती है या कुछ सजेशन दे सकती है किसी भी बिल में, ऑर्डिनरी बिल में अमेंडमेंट के लिए, लेकिन फाइनली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अप्रूव करती है बिल को। काउंसिल जो है हालांकि क्वेश्चन पूछ सकती है मिनिस्टर से, इनिशिएट कर सकती है डिस्कशन को बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। ठीक है, अब आता है आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जो होता है वो हेड होता है स्टेट का, जैसे हमारी कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही गवर्नर जो होता है वो आपके राज्य का हेड होता है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का वो आपका उसी के नाम पर किया जाता है, गवर्नर के नाम पर, लेकिन एक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसके ऊपर होती है, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, कि किस तरीके से राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के नाम पर किया जाएगा। जनरली गवर्नर अपॉइंट होता है फॉर वन स्टेट, बट कभी कभी इट कैन बी हेड मोर देन वन स्टेट। ठीक, कभी कभी एक से ज़्यादा स्टेट का भी हेड होता है गवर्नर। क्वालिफिकेशन, एक गवर्नर बनने के लिए पर्सन को ये क्वालिफिकेशन जरूरी होती हैं कि वह इंडिया का सिटीजन हो और उसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और किसी भी एक हाउस का या पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंबर किसी का नहीं होना चाहिए वो। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, और गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस को वो उसका होल्ड नहीं करना चाहिए, ना ही मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अब आता है इसका अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, हालांकि प्रेसिडेंट उसको रिमूव भी कर सकता है अपने ऑफिस को और उसके टर्म को कंप्लीट करने से पहले भी। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का हम लोग।